पता है जस्ट अभी मैंने थोड़ी टाइम पहले अपना ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू आ रहा था, तो मैंने वो क्लासेस बंद कर दी थी। तो बेटा आप लोगों के लिए आज मैं थोड़ा सा कवर करवाऊंगी ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो कल आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में जो हमारी मंडे को होगी वो आप पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा हम कवर करेंगे। देखिए, जो हमारी बेटा हम पढ़ रहे थे कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति और शक्तियाँ क्या क्या होती है। देखिए कि जो भी हमारी कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियाँ होती है ना बेटा, जितना भी काम होता है वो सारा मेन काम डिसीजन लिया जाता है राष्ट्रपति की वजह से, राष्ट्रपति का नाम की वजह से चलता है। ठीक है, मेन, क्योंकि मेन सिग्नेचर उसके चलते हैं, डिसीजन उसका खुद का नहीं होता। ठीक है, काम करेंगे हमारे जो हमारी संसद होती है उसके दोनों सदन के सदस्य, ठीक है, मंत्री परिषद और मंत्री वगैरह वो लोग करेंगे, लेकिन मेन डिसीजन उसके लिए मेन सिग्नेचर उसके चाहिए होता है। तो नाम उसी व्यक्ति का आता है, मतलब कि हमारे देश का प्रथम पुरुष का, जो कि हमारा राष्ट्रपति है। तो उसकी शक्तियों में हम देखिए केंद्र सरकार का प्रमुख। बेटा हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर, जो हमने थर्ड चैप्टर किया था उसमें हमने पढ़ा था संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसके साथ हमने एक और नाम पढ़ा था राष्ट्रपति। मतलब कि बेटा जो संसद, मतलब हमारे सरकार के जो मेन प्रमुख होते हैं ना, वो तीन हैं एक तरीके से। सबसे पहले आ गया हमारा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बाद हमारे दो आ गए सदन, जो कि राज्यसभा और लोकसभा। तो सीधी सीधी बात है, जो हमारा मेन सेंटर है, जो हमारी मेन सरकार है, उसका मेन आदमी कौन है? राष्ट्रपति है। देखिए नेक्स्ट है मंत्री परिषद का गठन। बेटा जो हमारे मंत्री परिषद होते हैं ना, कौन से? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लोकसभा के सदस्यों को चुन लिया, हमने उनको वोट दे दिया। ठीक है, वोट देने के बाद में बेटा क्या होता है कि हमने तो उनको दे दिया वोट, वो हमारे राज्य से जीत के आगे लोकसभा में चले गए, लेकिन उनको कोई डिपार्टमेंट भी तो दिया जाएगा ना। तो वो डिपार्टमेंट कौन देगा? बेटा वो डिपार्टमेंट की जो डिक्लेयर करेगा वो करेगा राष्ट्रपति, लेकिन किसकी हेल्प से करेगा? प्रधानमंत्री की हेल्प से करेगा। ठीक है, सीधी सीधी बात है, सबसे पहले प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और दूसरी बात है कि जितने भी मंत्री परिषद है, मतलब कि लोकसभा के सदस्यों को बोला जाता है मंत्री परिषद, और उनको डिपार्टमेंट्स देगा कौन? वो देगा हमारा राष्ट्रपति। किसकी हेल्प से? प्रधानमंत्री की हेल्प से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्य के उच्च अधिकारियों को नियुक्त एवं पदच्युत करना। मतलब कि बेटा राष्ट्रपति ही जो हमारे राज्यों के बहुत मेन पोस्ट होती है, गवर्नमेंट पोस्ट होती है, उन सभी को उनकी जो शपथ दिलाने का काम होता है, उनका डिक्लेयर करने का काम होता है, वो कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। देखिए राष्ट्रपति महान्यायाधीश वक्ता, भारत के नियंत्रक, मतलब कि जो हमारे मेन प्रमुख न्यायाधीश है वो, उसको कौन शपथ दिलाता है? हमारा राष्ट्रपति। उसका नाम डिक्लेयर कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत के नियंत्रक मतलब कि भारत की सिक्योरिटी जो मेन होते हैं, ठीक है, वो, एवं महालेख परीक्षक, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मतलब कि हमारे जितने भी मेन न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक ही है दिल्ली में, उसके जितने भी न्यायाधीश है, उच्च न्यायालयों के, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, मतलब कि अपने अपने राज्यों के हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है हमारा राष्ट्रपति। राज्यपालों तथा विदेश के भारत के राजदूत। राज्यपाल बेटा हमारे अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री के बाद की जो सीट होती है ना, राज्यों में बात कर रही हूँ, मुख्यमंत्री कहाँ होते हैं? अपने अपने राज्यों के होते हैं। तो मुख्यमंत्री के बाद अपने अपने राज्यों में जिसकी पोस्ट होती है वो होती है राज्यपाल की। ठीक है, तो मतलब कि मुख्यमंत्री के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट अपने उसमें राज्य में जो अहम भूमिका निभाता है वो होता है राज्यपाल। उसके बाद होता है बेटा भारत के विदेशी राजदूत। भारत विदेशों में भारत के राजदूत मतलब कि बेटा जिन से हमारा देश के अच्छे संबंध है, वहां पर अपने देश के लोग गए हुए हैं, क्योंकि जैसे कोई मीटिंग होती है, जरूरी नहीं है बेटा वहां की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो लोग हमें यहाँ देते हैं, है ना। तो ये चीजें होती है। और ऐसे ही बेटा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे ही देश के लोग हैं वहां पर बाहर, हमारे ही देश के लोग बाहर नहीं है, बल्कि और देशों के लोग भी हमारे इंडिया में राजदूत मतलब कि एक तरीके से होते हैं, जिसको संदेश वाहक बोलते हैं। जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे एक व्यक्ति तो होता था ना, जो एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में वो लेके जाता था, मैसेजेस लेके जाता था। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे लोग भी बाहर गए हुए हैं, बाहर वहां रहते हैं, उनको अच्छी सिक्योरिटी दी जाती है, और बाहर के लोग भी यहाँ रहते हैं। ठीक है, विदेशों में भारत के राजदूत तथा अन्य कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति। नीति का मीनिंग हो गया जो हमारी वो मेन नीतियां नहीं बनाते, प्लानिंग जो करते हैं वो लोग।
राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्य है मुख्य चुनाव आयुक्त। बेटा मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, वो है हमारे इस टाइम पे सुनील अरोड़ा। मतलब कि जो हमारे चुनाव के डिसीजंस जो भी लेने होते हैं, जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं वो सभी वही लेते हैं, वही एक व्यक्ति लेता है जो कि हमारे चुनाव आयुक्त जिसको बोला जाता है, उनका नाम है सुनील अरोड़ा। ठीक है, वो हो गए वित्त आयोग के जितने भी लोग हो गए, वो उन सबको भी उनकी पोस्ट की शपथ वगैरह दिलाना है, उन पोस्ट पे डिक्लेयर करना वो हमारा राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, और चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी हमारा राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, ये इसके मेन कार्य थे। नेक्स्ट है केंद्रीय शासित क्षेत्रों का प्रशासन। केंद्रीय शासित क्षेत्र कौन से होते हैं बेटा? केंद्रीय शासित क्षेत्र वो होते हैं जो कि राज्यों से अलग होते हैं, मतलब कि जिनकी अपनी कोई सरकार नहीं होती, उन पर काम कौन करती है? डायरेक्ट हमारा केंद्र, मतलब कि जो हमारी सेंटर में आई हुई ना, जैसे इस टाइम हमारी बीजेपी है तो वहां पर भी हमारी बीजेपी की सरकार चलती है, मतलब कि सेंटर से चलती है, उनकी अपनी कोई सरकार नहीं होती। संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, मतलब कि उनकी अपनी कोई सरकार नहीं है, उनको डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही केंद्र शासित प्रदेश के हर एक डिसीजन लिए जाते हैं। राष्ट्रपति एक प्रशासक जिसे राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद नामांकित किया जाता है के माध्यम से वह कार्य करता है। मतलब वही चीज है कि राष्ट्रपति अपना एक प्रशासक है, मतलब कि खुद में बहुत बड़ा शासक के रूप में है। ठीक है, वो बहुत सारे मेन काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैन्य शक्ति। देखिए फर्स्ट पॉइंट है सैन्य शक्ति से मतलब क्या है बेटा आपका? सैन्य का मतलब है जो हमारी मिलिट्री है, तो उसमें हमारे राष्ट्रपति की क्या अहम भूमिका है वो देखिए आप। राष्ट्रपति भारत की तीन सेना कौन कौन सी होती है बेटा? जल, थल और वायु। ठीक है, थल में हो गई हमारी आर्मी, जल में हो गई हमारी नेवी और एयर में हो गई हमारी एयरफोर्स वाले। ठीक है, सेना का सर्वोच्च सेनापति, मतलब कि बेटा इन सब का हेड होता है राष्ट्रपति। ठीक है, पर जो भी कोई डिसीजन वगैरह लेने होते हैं तो राष्ट्रपति के थ्रू ही लिए जाते हैं। मतलब कि हमारी 3 सेना होती है, कौन कौन सी? जल, थल और वायु सेना। ठीक है, तो इन तीनों का सेनापति होता है कौन? हमारा राष्ट्रपति। मतलब जो भी इनमें डिसीजन लेता है वो मेन राष्ट्रपति ही लेता है। राष्ट्रपति को युद्ध एवं शांति की घोषणा करने का अधिकार है, मतलब राष्ट्रपति ये बोल सकता है कि अब इससे युद्ध होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर शांति रखी जाएगी, युद्ध का माहौल नहीं फैलाया जाएगा। परंतु इस संबंध में संसद को पूरा अधिकार है कि वे इन अधिकारों के प्रयोग के संबंध में वह राष्ट्रपति को निर्देश दे। मतलब कि संसद को यह अधिकार है। संसद में कौन कौन आ गए? राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसमें टोक लगा सकते हैं कि नहीं तुम इसमें ऐसे करोगे, वो निर्देश दे सकते हैं। निर्देश का मतलब है अपना डिसीजन डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब वही चीज है, राष्ट्रपति खुद अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेगा, वो दूसरों की हेल्प लेके करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कूटनीतिक शक्तियां। देखिए भारत के राष्ट्रपति को राजदूत एवं राजनयिक प्रतिनिधि की नियुक्ति का अधिकार है। मतलब वही हो गया राजदूत, मतलब कि हमारे देश से दूसरे देश में जाने वाले लोग जो वहां जाकर रहते हैं और एक मैसेंजर की तरह वहां रहते हैं, वहां पर उनको सिक्योरिटी दी जाती है, सारी चीजें वहां पे दी जाती है और अच्छे से रखा जाता है। दूसरे देशों में जैसे दूसरे देश के यहाँ आके रहते हैं ना, वैसे ही वहां पे वो होते हैं राजदूत। ठीक है, राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति का अधिकार है, मतलब कि राष्ट्रपति ही इन सभी की नियुक्ति करता है, उनको चुनता है। वह विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधियों को भी स्वीकार करता है, मतलब कि वे जो हमारे विदेशी राजनायक होते हैं, मतलब कि एक तरीके से नायक के रूप में जो भी लोग होते हैं, ठीक है, उनकी अपनी एक पहचान होती है, उनको भी स्वीकार करता है और वहां से आने वाले राजदूतों का भी यहाँ पर स्वागत करता है। समस्त संधियां एवं अंतरराष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। मतलब कि बेटा जितनी भी काम होंगे, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी प्रोग्राम्स किए जाएंगे, मेन हेड का नाम रहेगा, हेड है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेन सिग्नेचर उसके होंगे, लेकिन वो जो भी उसके नाम से जो भी काम हो रहा होगा वो खुद नहीं करता, उसके काम कोई और करता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब बेटा अब आपको पता है हमारे देश का प्रथम पुरुष है, ठीक है, तो हमारे देश से किसी और देश में जाने कुछ होगा, वहां पर उसको इनवाइट करते हैं, तो हमारे देश को वही तो रिप्रेजेंट करेगा ना जो जाएगा। तो राष्ट्रपति जा रहा है तो वही करेगा ना। अब हमारी इंडिया की बात आ रही है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि प्रेसिडेंट कौन है।
हमारे राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति है ना, तो वही क्या है, वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने भारत को, ठीक है। जैसे एक ग्रुप का लीडर होता है, वो कोई फंक्शन करते हैं, वो कोई प्रोग्राम अरेंज करते हैं, तो उसका लीडर का नाम सबसे पहले आता है, समझ आ गई, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। विधायी शक्तियां, विधायी का मीनिंग कल मैंने आप लोगों को बताया था, उसका मीनिंग होता है कानूनी, कानूनी शक्तियां। देखिए, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आमंत्रित करने तथा उनका सत्रवासान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। मतलब राष्ट्रपति को इतना है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन, कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, उनका मिलाकर अधिवेशन बुला सकता है। मतलब कि उनको साथ में उनका अधिवेशन कर सकता है, बुलाकर मीटिंग कर सकता है। उनकी हेड तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लेकिन उनमें कोई अपनी बात रख सकता है, ठीक है। और लोकसभा को भंग भी कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। मतलब कि ऑर्डर यही देगा कि राष्ट्रपति के इस टाइम लोकसभा को भंग कर दिया जाए, ठीक है, मेन ऑर्डर वही देगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये आप लोग 3rd चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, राज्यसभा के 12, और लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 2। वह लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। बात आ गई, जिसको हमने पढ़ा था एंग्लो इंडियन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के आरंभ में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। मतलब कि लोकसभा का चुनाव हो गया, ठीक है, सबको डिपार्टमेंट्स मिल गए अपने अपने, सेशन स्टार्ट कर दिया। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक अधिवेशन करा गया, एक मीटिंग। आप लोग नॉर्मल सी चीज सोचो कि अगर कोई सेशन शुरू होता है, जैसे आप लोगों का सेशन नया शुरू होता है तो आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है। रिजल्ट डिक्लेरेशन का मीनिंग होता है आप लोगों के लिए एक फंक्शन अरेंज करना, जिसमें ऐसे ही जब लोकसभा के 5 साल के चुनाव हो जाते हैं, चुनाव होने के बाद में उनको उनके डिपार्टमेंट्स दे दिए, अब एक फंक्शन अरेंज कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति अपनी बातें बोलता है सबसे पहले, ठीक है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को दोनों में से किसी भी सदन तथा दोनों के संयुक्त अधिवेशन को कभी भी संबोधित करने का अधिकार है। मतलब कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से दोनों सदनों के अधिवेशन बुला सकता है, मतलब मीटिंग बुला सकता है, और दोनों की अध्यक्षता भी कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अपने नाम से संबोधित करा देगा कि यह मैंने बुलाया है, दोनों का मिला के, ठीक है। नेक्स्ट है, कानून बनाने से पहले प्रत्येक विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। मतलब कि दोनों सदन है हमारे, राज्यसभा और लोकसभा। मैंने बताया था बेटा, साधारण विधेयक सदन के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन जो वित्तीय विधेयक है वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा। मतलब दोनों में कार्यवाही होगी। लोकसभा का वो वित्तीय विधेयक भी पास हो गया, दोनों सदन में से साधारण विधेयक भी, लेकिन मेन सिग्नेचर किसके चाहिए, हेड के चाहिए। और हेड कौन है, राष्ट्रपति। मतलब कि जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक बात ही नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां हैं। मतलब कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारी कानूनी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। विधायी का मतलब कानूनी। अध्यादेश जारी करना, मतलब कि आदेश जारी करता है मिड सेशन में। जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, मतलब कि जिस समय संसद नहीं चल रही हो, राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकता है। मतलब कि ऐसा होता है बेटा कि जैसे टाइम नहीं लग जाता, जैसे कि वोटिंग होनी है इस समय और लोगों का सेशन भी खत्म हो गया है, अब उस टाइम कौन डिसीजन लेगा, कोई मेन काम आ गया, मतलब कि वोटिंग हो रही है, वोटिंग चल रही है, धीरे धीरे उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो उस टाइम कौन डिसीजन लेगा, उस टाइम डिसीजन लेगा राष्ट्रपति, जिसको बोला जाता है अध्यादेश, ठीक है। जो मिड में, मतलब कि एक सेशन खत्म हो गया, दूसरे सेशन के बनने का वेट है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, तो उस बीच कौन, टाइम इंटरवल के बीच कौन शासन करेगा, वो करेगा राष्ट्रपति, जिसको बोला जाएगा अध्यादेश। तो उतना ही प्रभावी होगा जितना कि संसद द्वारा पारित कानून। मतलब वही चीज है, संसद का अभी स्तर खत्म हुआ है, लोकसभा और राज्य का लगा लीजिए राज्यसभा का खत्म हुआ है अभी, ठीक है, वोटिंग होनी बाकी है, हो गई वोटिंग। उन बीच क्या होता है बेटा, वो सेशन खाली रहती है, वो जगह पोस्ट खाली रहता है, वो इस टाइम कोई डिसीजन लेना पड़ गया तो वो कौन लेगा, वो राष्ट्रपति लेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति जो डिसीजन लेगा वो उसको पारित किया जाएगा, उसको कानून माना जाएगा, ठीक है, उसको बोला जाएगा अध्यादेश। समझ आई। संसद का स्तर समाप्त होने
वे नए स्तर के बीच के समय के अंतराल में जो भी मेन निर्णय कानून बनाए जाएंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाएंगे, जिसको बोला जाता है अध्यादेश। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे मंडे को पूछ सकते हैं। इस चैप्टर को यहाँ तक जहां तक मैंने करवाया रीड करिए, नहीं समझ आता तो आप मुझसे मंडे को इस चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।